नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरा ये जो नगर पालिका एक्ट है उसका पार्ट भी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज उसके नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगता है। आपके कमेंट का मेरे को बेसब्री से इंतजार रहता है। मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए आजकल बच्चों में कमेंट नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज आप कमेंट करिए अगर अच्छा लगता है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई नहीं, कमेंट करके बता दीजिए समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगेगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे। आपके कमेंट एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। आगे की और क्लासें लेने के लिए मेरे में और ज्यादा क्या आता है, जोश आता है कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्लास आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। इससे पहले अपन ने धारा 78 तक पढ़ लिया था। आज अपन जो पढ़ाई करेंगे वो 79 से शुरू करेंगे। तो देखते हैं धारा 79 क्या कहती है। धारा 79 कहती है कि नगर पालिका की एक क्या होगी, निधि होगी। नगर पालिका की निधि अपने को पता है, उसमें क्या होगा, वसूला गया सारा का सारा पैसा क्या होगा, उसके अंदर रखा जाएगा। उसके अलावा भी नगर पालिका को कोई पैसा आएगा तो उसके अंदर ही रखा जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि नगर पालिका की निधि के अंदर जो भी पैसा आएगा उसके अंदर रखा जाएगा। ठीक है, प्रत्येक नगर पालिका की एक निधि होगी जिसमें वसूला गया समस्त पैसा और अन्यथा प्राप्त पैसा भी उसमें रखा जाएगा। यानी नगर पालिका की निधि के बारे में कौन सी धारा बात कर रही है, धारा 79 बात कर रही है। जो पैसा आएगा उसके अंदर रखा जाएगा। इस निधि के अंदर क्या होगा, तो 3 लेखा शीर्ष होंगे, अकाउंट हेड होते हैं। ठीक है, 3 क्या होते हैं, अकाउंट हेड होते हैं। इसके अंदर अपन देखते हैं कि एक तो होता है सामान्य लेखा शीर्ष, एक होता है विशेष लेखा शीर्ष और एक होता है अन्य लेखा शीर्ष। ठीक है, अपने को ध्यान रखना है सामान्य लेखा शीर्ष कितने प्रकार का होता है, राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा। ठीक है, 2 प्रकार से होता है। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो उसके अंदर ये आता है, जब अपन बजट पढ़ते हैं तब भी आता है ये। ठीक है, तो राजस्व लेखा के अंदर क्या होता है, उसके अंदर राजस्व आय शामिल होती है। उसके अंदर क्या शामिल होता है, राजस्व आय। अब राजस्व आय क्या होती है, जिसके अंदर हाउस टैक्स हो गया, यूडी टैक्स हो गया, यानी अर्बन डेवलपमेंट टैक्स हो गया, जो नगर पालिका आपके ऊपर पेनल्टीज लगाती है। नगर पालिका को जो अनुदान का पैसा मिलता है वो किसके अंदर रखा जाता है, राजस्व लेखा में। अच्छा, राजस्व लेखा में भी किस में रखा जाता है, राजस्व आय के अंदर रखा जाता है। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं राजस्व व्यय। राजस्व व्यय कैसे हो गया कि वेतन हो गया, कर्मचारी नगर पालिका में जो काम करते हैं उनको वेतन दिया जाता है। कार्यालय के जितने भी खर्चे होते हैं, भाई गाड़ी वगैरह उनके अंदर, या जो स्टेशनरी वगैरह, या जितने भी XYZ है, बिजली का बिल वगैरह, तो वो खर्चे किसके दिए जाते हैं, राजस्व व्यय के अंदर दिए जाते हैं। फिर अपन देखते हैं पूंजीगत लेखा क्या होता है। तो पूंजीगत लेखा में पूंजीगत आय होती है। जैसे नगर पालिका ने क्या किया, अपनी जमीन को बेच दिया। ठीक है, या कोई बैंक से ऋण ले लिया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अपन बजट पढ़ते हैं उसके अंदर देखना, ये जो पूंजीगत आय होती है ना, वो घटिया मानी जाती है। घटिया क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या, अपनी जमीन को बेच के पैसा आ रहा है। अरे भाई, नगर पालिका की संपत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। उसने क्या ले लिया, बैंक से ऋण ले लिया। अब बैंक से लोन लिया है तो उसके ऊपर क्या लगने लग जाएगा, ब्याज लगने लग जाएगा। तो ये जो इनकम होती है ना, वो अच्छी नहीं होती है। ये इनकम अच्छी नहीं होती, जबकि ये वाली इनकम क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। ये इनकम कैसी है, अच्छी है। ठीक है, दूसरा अपन पूंजीगत व्यय कर रहे हैं, तो व्यय कौन सा खराब माना जाता है, ये खराब है, लेकिन ये वाला व्यय क्या है, अच्छा है। अच्छा, ये व्यय अच्छा कैसे है, इसके अंदर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। जैसे नगर पालिका में कोई सड़क बन गई, नगर पालिका में कोई पुल बन गया, नगर पालिका के अंदर कोई पार्क बन गया, तो कहने का मतलब है इससे आधारभूत ढांचे का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। मतलब जो पैसा खर्च हो रहा है वो अच्छे काम के लिए खर्च हो रहा है। दूसरा, इसके अंदर देख लिया, कोई गाड़ी ले ली। अब गाड़ी के अंदर मान लो फायर ब्रिगेड की गाड़ी ले ली, कचरा साफ उठाने वाली गाड़ी ले ली, ऑटोमेटिक गाड़ी ले ली, कुछ भी ले ली, तो उसके अंदर नगर पालिका के पास में क्या हुआ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा जैसे क्या हो गया, ऋण का भुगतान हो गया। भाई आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन का पेमेंट कर रहे हो, तो आपका क्या हुआ, बोझ कम ही हुआ ना, कि आप भुगतान कर रहे हो ब्याज का भुगतान करते ही आपका क्या हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा। तो यानी ये जो पैसा खर्च कर रहे हो ये सारा क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ये वाला जो पैसा खर्च करते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अगर ये इनकम होती है तो ये इनकम क्या मानी जाती है, बुरी मानी जाती है, और ये वाली इनकम अच्छी मानी जाती है। आपको यहाँ पे इतना नहीं पूछेगा, बस आपको सिर्फ इतना, ये वाली जो लाइन है वो ध्यान रखनी है। विशेष लेखा शीर्ष के अंदर क्या होता है, भाई विशेष कोई कार्य उसके लिए पैसा आया हुआ होता है, उसको किस में रखा जाता है, विशेष लेखा शीर्ष के अंदर। जैसे अपन ने पढ़ा था कि नगर पालिका के अंदर मान लो कोई सीवरेज लाइन का निर्माण होना है। अब सीवरेज लाइन के लिए तो पैसा बहुत ज्यादा होगा, नगर पालिका इतना पैसा अरेंज नहीं कर सकती। अब ये पैसा किससे मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो वो कौन से में रखा जाएगा, विशेष लेखा शीर्ष के अंदर रखा जाता है। अन्य लेखा शीर्ष के अंदर मान लो अन्य लेखा शीर्ष में कोई अन्य पैसे आ रहे हैं, जैसे कोई वित्त आयोग से जो ग्रांट मिल रही है, या जो भी अदर कोई जो पैसे आ रहे हैं, वो किस में रखे जाते हैं, अन्य लेखा शीर्ष में रखे जाते हैं। आपको सिर्फ इसका हेडिंग ध्यान रखना है, बाकी ये ज्यादा अगली रामायण है, इसको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगली धारा अपन देखते हैं। अगली धारा कहती है कि नगर पालिका निधि का उपयोग।
ठीक है, धारा 79 तो नगर पालिका निधि की बात करिए। अच्छा, अगली धारा करिए इस निधि में जो पैसा आएगा उसका उपयोग कैसे होगा, तो उस उपयोग के लिए बात करिए कि ये जो पैसा आ रहा है ये नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा। ठीक है, अगर कोई विशिष्ट कार्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है तो उसी के लिए क्या होगा, खर्च होगा। ठीक है, नगर पालिका निधि से कोई भुगतान कब तक नहीं होगा, जब तक उसका क्या नहीं होगा, बजट के अंदर नगर पालिका निधि से भुगतान तब तक नहीं होगा जब तक उसका बजट अनुदान यानी बजट में उस पैसे के लिए कोई धन आवंटित नहीं हो। ऐसे ही नहीं कि साहब नगर पालिका निधि में अंदर पैसा पड़ा है और ईओ साहब के जज गए या अध्यक्ष जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनके जज गए और बोले ये तो इस काम के लिए खर्च कर दो, जबकि उसका बजट में उल्लेख ही नहीं है। नहीं, आप ऐसा पैसा खर्च नहीं कर सकते। यानी नगर पालिका निधि से तब तक धन नहीं निकाला जा सकता जब तक उसका बजट में उल्लेख नहीं हो, तब तक वो पैसा नहीं निकलेगा। इसके अलावा साहब और कोई प्रकार है जिसके लिए नगर पालिका निधि से पैसे का उपयोग होगा, तो एक देखो, अन्य विधि के अधीन नगर पालिका के ऊपर भारित दायित्वों का भुगतान। ठीक है, अन्य विधि के अधीन कैसे कि साहब बजट में तो कोई उल्लेख नहीं है। अब किसी ने सोचा थोड़ी तक नगर पालिका के ऊपर मान लो कोई केस चल रहा है और उस केस के अंदर नगर पालिका को क्या करना पड़ गया, भुगतान करना पड़ गया। अब नगर पालिका को पता ही नहीं है कि ऐसे केस के अंदर हम हार जाएंगे और हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भुगतान करने पड़ेगा। अदालत ने क्या दे दिया, आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति को आप क्या दो, हर्जाना दो, जुर्माना दो, या जो भी पैसे हैं उसको ब्याज सहित दो। अब इसका प्रावधान तो बजट में होगा ही नहीं। तो क्या बोला गया है कि विधि के अधीन अगर कोई भी भारित दायित्व है, जैसे अदालत आदेश की वजह से क्या हो गया, कोई जुर्माने या कर्ज का भुगतान करना हो, ठीक है, तो इसका तो बजट में उल्लेख ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अदालत ने कोई आदेश दिया तो उस आदेश की पालना के लिए नगर पालिका को क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। और ये पैसा कहां से निकाला जाएगा, नगर पालिका निधि से निकाला जाएगा। कहने का मतलब है नगर पालिका निधि का उपयोग तभी होगा जब बजट के अंदर प्रावधान होंगे, उसके अनुसार होगा, राज्य सरकार द्वारा जो नियम बनाए उसके अनुसार होगा, और अगर कोई कोर्ट ने डिक्री या आदेश जारी कर दिया तो उसकी पालना में नगर पालिका निधि से पैसा निकाला जा सकता है। अगली धारा की तरफ अपन देखते हैं। अगली धारा है 81, नगर पालिका निधि से तब तक संदाय यानी पेमेंट नहीं किया जाएगा जब तक वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। ठीक है, वही बात वापस हो रही है कि नगर पालिका निधि से तब तक संदाय यानी पेमेंट नहीं किया जाएगा जब तक बजट अनुदान में शामिल नहीं हो। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, निम्नलिखित भुगतानों पर यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, पहले तो अपन ने बोला था कि साहब बजट जो धारा है 80 है उसके अंदर क्या बोला कि अगर वहां पे उल्लेख है तो ही होगा। क्या उसके अलावा भी कहीं ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है जहां पे ये नियम लागू नहीं होता है। कैसे हो गया, जैसे कोई कर या शुल्क का क्या करना हो, रिफंड करना हो। यदि नगर पालिका नागरिक ने गलती से ज्यादा टैक्स जमा करा दिया है, मान लो नगर पालिका निधि के अंदर पैसा आ गया, ठीक है, और गलती से आ गया, तो फिर नगर पालिका को क्या करना होगा, पैसा वो वापस भुगतान करना ही पड़ेगा। या कोई व्यक्ति है जिसने नगर पालिका को कुछ दिया योजना के अंदर और योजना के अंदर वो पैसा नगर पालिका के पास में आ गया लेकिन योजना रद्द हो गई, अब उन व्यक्तियों से जिन जिन से नगर पालिका ने पैसे लिए उन सब व्यक्तियों को नगर पालिका को पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो बजट में तो प्रावधान होंगे नहीं। तो इस धारा के तहत यहाँ पे क्या होगा, कर और शुल्क जो भी लिए उसका रिफंड हो सकता है, बजट में प्रावधान नहीं हो तो भी। लोकहित के अंदर तत्काल आवश्यक कार्य, जनता की सुरक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कार्य हो, जैसे कोरोना, जैसे एग्जाम्पल क्या है, कोरोना है, लोकहित के अंदर आवश्यक है। यानी नगर पालिका की जो जनता है उसके हित के लिए, स्वास्थ्य या सुरक्षा के हित से जुड़ा हुआ अगर मान लो कोई ऐसा संकट आ जाता है, अब पता थोड़ी लगेगा, बजट में थोड़ा ही बता सकते हैं कि साहब अगले साल कोई मान लो बाढ़ आ जाएगी या कोरोना आ जाएगा तो उसके लिए पैसे रखने पड़ेंगे। नहीं, यहाँ पे बजट में इसका उल्लेख इसलिए नहीं हो सकता, इन चीजों का अनुमान नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते तो क्या बजट में प्रावधान नहीं है, नगर पालिका पैसे खर्च नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। अगर मान लो आपके नगर पालिका क्षेत्र उसमें बाढ़ आ गई तो क्या नगर पालिका उन लोगों को ऐसे ही छोड़ देगी क्या, उनकी हेल्प नहीं, उनका हेल्प करेगी। और कौन सी धारा के तहत करेगी, धारा 81 के तहत करेगी, और उसके लिए पैसा आ जाएगा। अदालती आदेश या डिक्री, अभी अपन ने बात करी थी, यदि कोर्ट ने नगर पालिका के खिलाफ में कोई आदेश पारित कर दिया और डिक्री पारित कर दी हो और तुरंत भुगतान को कहा गया है तो नगर पालिका को तुरंत वहां पे क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आप नगर पालिका के अंदर लगे हुए हो, आपका रिटायरमेंट हो गया और आपके रिटायरमेंट के बाद में नगर पालिका ने आपको रिटायरमेंट का जो भुगतान होता है वो नहीं दिया। ठीक है, अब आप चले गए कोर्ट के अंदर, तो आप कोर्ट में जाके नगर पालिका के खिलाफ में केस करोगे और आप केस जीत जाओगे तो नगर पालिका को पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा कौन सी पालना में दिया जाएगा, अगर अदालत ने दिया तुरंत पैसे का भुगतान करो, तो यहाँ पे नगर पालिका को पैसे का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे भले बजट में उल्लेख हो या नहीं हो। ठीक है, जैसे राज्य सरकार ने किसी विदेश उद्देश्य के लिए नगर पालिका को तत्काल भुगतान करने के लिए कहा हो, राज्य सरकार भी नगर पालिका को ऑर्डर दे सकती है, साहब ये काम है इसको तुरंत करवाना है और आपको इसके लिए अपने को भुगतान करना पड़ेगा, अपनी निधि से ही करना पड़ेगा, तो नगर पालिका को वहां पे खर्च करना ही पड़ेगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट वहां पे नगर पालिका को ऑर्डर देती है तो। ठीक है, संविदाकारों कॉन्ट्रैक्ट्स द्वारा काम पूरा करने के ऊपर जमा अग्रिम राशि का क्या किया जाना, भुगतान किया जाना, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, अगर बजट के अंदर उल्लेख नहीं है तब भी वह पेमेंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ,
तो इसका मतलब यह है कि संविदाकारों, कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे आप क्या हो, बहुत बड़े ठेकेदार हो और आप नगरपालिका क्षेत्र के अंदर मान लो एक पार्क बनाया है, आपने क्या बनाया, एक पार्क बनाया है। अब आप पार्क बनाने के लिए जब आप जो बिड होती है उसके अंदर बोली लगाते हो, तो उसके अंदर आपको एक अमाउंट राशि होती है, वो आपको जमा करानी पड़ती है कि साहब अगर ये अमानत राशि है, ये मैं जमा करा रहा हूं, अगर मेरा काम खराब होगा, गलत होगा, कुछ भी होगा, तो मेरी ये राशि क्या कर लेना, जब्त कर लेना। आपने काम कर दिया, संतुष्टि प्रद कर दिया, सब कुछ हो गया, तब वो क्या करेगी, नगर पालिका आपकी जो अग्रिम जमा राशि है, ये जो अग्रिम जमा राशि है, इसे आपको क्या कर देगी, रीपेमेंट कर देगी। साहब ठीक है, हम आपके काम से खुश हैं, और ये जो आपका एडवांस जमा है उसको वापस क्या कर देगी, नगर पालिका उस व्यक्ति को वापस दे देगी। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकहित के अंदर तत्काल अपेक्षित कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये धारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। लोकहित के अंदर पहले पीछे तो कौन सी होनी है, लोकहित के अंदर, यानी पब्लिक वेलफेयर के अंदर कोई काम हो जो तत्काल आवश्यक हो, रिक्वायर्ड हो, तो कार्यालय नगर पालिका निधि से अस्थायी संदाय हो जाएगा। ठीक है, अगर लोकहित का कोई कार्य हो और अति आवश्यक हो, कौन बोलेगा इसको करने के लिए, राज्य सरकार बोलेगी। कौन बोलेगा, राज्य सरकार बोलेगी। अति आवश्यक करवाए कार्यों को करवाने के लिए आदेश दे सकती है। ठीक है, वहां पे पहले धारा के अंदर राज्य सरकार ने बोला था काम करवाने के लिए, लेकिन वहां पे पेमेंट नहीं दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर इस धारा के अंतर्गत 82 के अंतर्गत राज्य सरकार को लोकहित के अंदर कार्य करवाने के लिए बोलती है, तो अब नगरपालिका को क्या होगा, इस कार्य से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान कहां से होगा, नगरपालिका निधि से होगा। यह तो होगी पहली बार की बात कि राज्य सरकार ने आदेश दिया लोकहित के अंदर कोई कार्य करना है, किसको करना है, नगरपालिका को करना है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पे नगरपालिका कर देगी। पैसे भी कहां से दे देगी, नगरपालिका अपनी जेब से दे देगी। कि ये पैसा नगरपालिका को वापस मिलेगा क्या, बिल्कुल। यहां पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो नगरपालिका को क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। नोट क्या कह रहा है कि सरकार के लिखित आदेश देखकर ही सीएमओ नगरपालिका निधि से पैसे निकालने का क्या देंगे, आदेश देंगे। अच्छा, ये चीज और है कि साहब ये पैसे निकालने का सरकार ने मौखिक आदेश दे दिया, सीएमओ मतलब आप ही ईओ हो, और आपके पास में ये आदेश आ गया, सरकार ने आदेश दे दिया कि साहब इनको क्या कर दो, पेमेंट कर दो या ये काम कर दो, तो क्या ये काम कर दोगे, क्या नहीं करोगे। जब तक सरकार आपको लिखित में नहीं बोलेगी तब तक आप ये काम नहीं करोगे। आपके परमिशन के बाद में नगरपालिका निधि से क्या दिया जाएगा, पैसे निकालने का आदेश दिया जाता है। यानी जो पैसे निकालते हैं उस पैसे के ऊपर जो चेक होता है उसके ऊपर किसके साइन होंगे, ईओ साहब के साइन होते हैं या सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। मतलब एक ही बात है, अगर बड़ी नगरपालिकाएं हो तो कमिश्नर हो जाएंगे, छोटी नगरपालिकाएं तो ईओ के साइन होने के बाद में ही पैसा निकलेगा। ठीक है, धारा 82 वही जो मैंने अभी बात बताई थी के तहत राज्य सरकार इस खर्च का पुनर्भुगतान करेगी। यानी सरकार ने बोला है कि एक बार मैंने आपको ऑर्डर दिया, आपको ये आवश्यक काम करवाना है और इस काम को करवाने के लिए पैसा भी अपनी जेब से देना है, बाद में इस पैसे का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। अब राज्य सरकार ये भुगतान करेगी तो इस पैसे को कहां रखा जाएगा, नगर पालिका निधि के अंदर ही क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। आया समझ में। राज्य सरकार कहने का मतलब है कोई आदेश देती है तो नगर पालिका को काम करना पड़ेगा। कैसा काम होना चाहिए, लोकहित के अंदर काम होना चाहिए। अस्थायी पैसा दिया जाएगा। अस्थायी संदाय का मतलब है कि आप क्या दे दो, अस्थायी एक बार पैसा दे दो, बाद में स्थायी पैसा नगर पालिका को कौन दे देगी, राज्य सरकार वापस रीपेमेंट कर देगी। ठीक है, अगली धारा की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगली धारा 83। 83 धारा क्या कह रही है कि नगर पालिका, धारा 83 क्या कह रही है कि नगर पालिका राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से नगर पालिका की सीमाओं के बाहर भौतिक संपत्तियों का सर्जन व रख रखाव के लिए नगर पालिका निधि का प्रयोग कर सकती है। अगर आपने एक्ट पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था, और उसके अंदर मैंने आपको एक धारा पढ़ाई थी, धारा 70। मैंने आपको धारा पढ़ाई थी धारा 70 कि यदि नगर पालिका को जनता की सेवार्थ अगर कोई जमीन चाहिए, चाहे वो नगर पालिका की सीमा के भीतर हो या नगर पालिका सीमा के बाहर हो। सर ये बाहर कैसे होगी, और नगर पालिका के जो निवासी है बाहर जमीन होगी तो उनका क्या फायदा हो गया। तो जैसे मान लो आप एक कल्पना करो कि नगर पालिका को एक कचरा डिपो बनाना है, ठीक है, और कचरा डिपो सिटी के अंदर बनाएंगे तो नगर पालिका के निवासी है उनको बदबू आएगी, उनके दिक्कत होगी। तो नगर पालिका सोचती है कि मैं अपनी सीमा से बाहर जाके, यानी नगर पालिका की जो सीमा क्षेत्र है उससे बाहर जाके कहीं दूर एक खेत के अंदर क्या ले लेनी चाहिए, जमीन ले लेनी चाहिए, और यहाँ पे क्या बना दूं, कचरा डिपो बना दूं। और क्या होता है कि वो व्यक्ति मना कर देता है कि साहब मैं नहीं दूंगा, मैं जमीन देने के लिए तैयार नहीं हूं। तो नगर पालिका रिक्वेस्ट किसको करेगी, राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार नगर पालिका को लगेगा, राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार नगर पालिका को ये जमीन लेके देगी। इस जमीन का पैसा कौन देगी, नगर पालिका देगी, लेकिन जमीन का मालिकाना हक भी किसका हो जाएगा, नगर पालिका का हो जाएगा। तो ये उस धारा के बारे में बात करें जो 70 के अंदर जो जमीन मिल रही है उसके बारे में बात करिए कि उस जमीन का जो पैसा अपन पेमेंट कर रहे थे वो कौन सी धारा के अंतर्गत होगा, 83 के अंतर्गत होगा। नगर पालिका की सीमाओं से बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है।
भौतिक संपत्तियों का सर्जन व रख रखाव के लिए नगर पालिका निधि का उपयोग कर सकते हैं। धारा 70 एक बार जाके जरूर देख लेना ताकि आप लिंक कर लोगे। नोट, इसका प्रयोग नगर पालिका के निवासियों कल्याण के लिए जुड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब नगर पालिका भौतिक संपत्ति का सर्जन कर रही है तो उसका जो कल्याण का उद्देश्य किसके लिए होना चाहिए कि नगर पालिका के जो निवासी उनका एटलीस्ट कल्याण होना चाहिए। इसका जैसे क्या हो गया, कचरा निस्तारण डिपो हो गया या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो भी अक्सर सीमाओं से बाहर ही बनते हैं, तो उसके लिए जमीन आवती होती है, उसके लिए जो पैसे का भुगतान होता है वो कौन सी धारा के तहत होगा, 83 के तहत होगा। और कहां से दिया जाएगा, नगर पालिका निधि से दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे नोट करके आपको बता ही दिया कि यह धारा किससे संबंध रखती है, धारा 70 से भी संबंध रखती है। तो प्लीज ये धारा पढ़ रही हो तो एक बार पेज पलट लेना और धारा 70 को जाके एक बार जरूर पढ़ने का प्रयास करना और इस धारा को उससे लिंक करने का प्रयास करना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अगली धारा की तरफ अपन बढ़ते हैं। धारा 84। धारा 84 क्या कर रही है कि राज्य सरकार के लिखित आदेश पर नगर पालिका निधि के जो विशिष्ट फंड है उसके लिए आवंटित धन के अधिशेष धन का प्रयोग किसी अन्य लोकहित कार्य में खर्च करने के लिए अनुमति दे सकती है। ठीक है, धारा जो आपके 84 है वो ये कहना चाहती है कि राज्य सरकार का लिखित आदेश होना चाहिए और किसी विशिष्ट कार्य के लिए जो धन आवंटित हुआ है उसका जो अधिशेष धन है उसका प्रयोग क्या और किसी काम के लिए कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सी धारा परमिशन देती है, धारा 84 देती है। क्या नगर पालिका मनमर्जी से जो अधिशेष धन है उसका प्रयोग कर सकती है क्या, नहीं। राज्य सरकार की क्या होनी चाहिए, लिखित आदेश के ऊपर ही ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो मान लो सीवरेज निर्माण के लिए जो पैसा आया उसके अंदर पैसा बच गया तो उस पैसे का प्रयोग किसके लिए हो जाएगा, पार्क बनाने के लिए हो जाएगा। ठीक है, वापस अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस पैसा। ठीक है, एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लो आपके पास में 100 रुपए हैं और 100 रुपए के अंदर से आपने मान लो कोर्स खरीद लिया और घर वालों ने बोला कि अधिशेष धन का प्रयोग आप दूसरे क्षेत्र में कर सकते हो। आप कोर्स ले रहे हो, कोर्स आया 95 रुपीज का, 5 रुपए बच गए, यानी ये आपके जो 5 रुपए बचे हैं वो क्या हो गया, अधिशेष धन, और उस अधिशेष धन का आप किसी और क्षेत्र में यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी विशेष परियोजना के तहत नगर पालिका को जो पैसा आवंटित होता है उस परियोजना के पूरा होने के बाद में जो सरप्लस पैसा होता है यानी अतिरिक्त पैसा होता है जो बच गया होता है, उस पैसे का प्रयोग नगर पालिका राज्य सरकार के लिखित आदेश पर, मनमर्जी से नहीं है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, नगर पालिका मनमर्जी से या राज्य सरकार के लिखित आदेश, तो राज्य सरकार के लिखित आदेश के ऊपर ये जो अधिशेष धन है इसका प्रयोग किसी और फंड के अंदर यानी लोकहित का कोई और कार्य हो उसके अंदर प्रयोग करने के लिए काम नगर पालिका यहाँ पे कैपेबल है राज्य सरकार की अनुमति से। जैसे सीवरेज निर्माण के दौरान जो पैसा बच गया उससे क्या बना लिया, पार्क बना लिया, स्कूल बना ली, रोड बना ली, स्ट्रीट लाइट लगा ली, कुछ भी हो जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड कार्य हो वहां पे उस पैसे का क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगली धारा अपन देखते हैं। धारा क्या है, धारा 85 है। धारा 85 क्या करिए, लेखाओं का प्रचलन यानी ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, लेखाओं के प्रचलन के बारे में बात कर रही है। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो आपका अकाउंट है, नगर पालिका निधि का अकाउंट है, उसका ऑपरेशन यानी उसका संचालन कैसे होगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, संचालन की बात हो रही है। अकाउंट का संचालन कैसे होगा, किन नियमों के तहत होगा। तो कहने का मतलब है कि नगर पालिका निधि से धन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही होगा, मन मर्जी से नहीं होगा। यानी नगर पालिका निधि का जो प्रचालन है यानी संचालन है वो कौन से नियमों के अनुसार होगा, जो राज्य सरकार के बनाए हुए नियम है उनके अनुसार ही होगा। क्या उससे पैसा मनमर्जी से निकाला जाएगा, क्या नहीं। उससे पैसे जो उस निधि से होने वाला भुगतान है उसके ऊपर किसके साइन होने चाहिए, सीएमओ यानी आप ईओ साहब के साइन होंगे, और किसके साइन होंगे, जो आपके अकाउंट ऑफिसर होते हैं उसके संयुक्त हस्ताक्षर के बाद में ही पैसा निकलेगा। जब तक पैसा नहीं निकलेगा मतलब आप ऐसी पावरफुल पोस्ट के ऊपर जा रहे हो जिसके ऊपर आपके साइन के बिना नगर पालिका एक पैसा खर्च नहीं कर सकती है। अच्छा, आपका साइन भी चाहिए कि नहीं, जो आपके साथ में अकाउंट ऑफिसर होंगे उनका साइन भी चाहिए होगा, मतलब दो लोगों के क्या होने चाहिए, ऑथराइज साइन होने चाहिए, तभी वो पैसा निकलेगा। ठीक है, ये बताने का प्रयास कर रही है। एग्जाम में यहां से कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में बस इतना पूछा जाएगा कि लेखाओं के प्रचालन या संचालन के बारे में कौन सी धारा बात करती है। तो आपको ध्यान रखना है धारा कौन सी हो गई है, 85 हो गई है। अगली धारा की तरफ अपन बढ़ते हैं। धारा 86, अधिशेष धन का विनिदान। धारा क्या करिए, अधिशेष धन का क्या होना चाहिए, विनिदान। एक तो अपने पहले पढ़ा था धारा 84 के अंदर कि उसके अंदर बोला था कि अधिशेष धन को क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर भी खर्च कर सकते हैं। किसकी अनुमति से, राज्य सरकार की अनुमति से। यहां कह रहे हैं कि जो अधिशेष धन है आपका बच गया है उसका आप क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, वहां के अलावा और क्या कर सकते हो। तो उसके लिए बात की गई है कि राज्य सरकार के नियम अनुसार नगर पालिका निधि के एक लेखा शीर्ष के अधिशेष धन का दूसरे लेखा शीर्ष के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, एक लेखा शीर्ष से मान लो विशेष परियोजना के लिए जो धन आवंटित है
उसके अंदर अधिशेष धन बच गया है, किसी विशेष परियोजना के लिए आवंटित हुआ था लेकिन बच गया, तो क्या उसे दूसरे लेखा शीर्ष में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो अन्य लेखा शीर्ष में ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या ये सभी लेखा शीर्षों में नियम लागू होता है क्या? ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो वाणिज्यिक परियोजना होती है और वाणिज्यिक परियोजना लेखा के अंदर जो लेखा शीर्ष है उसका जो पैसा बच गया, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वाणिज्यिक लेखा शीर्ष का जो पैसा है वो पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। बाकी और कोई भी पैसे हैं वो इधर उधर जो अधिशेष धन बच जाता है उसको आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछेगा। क्या वाणिज्यिक लेखा शीर्ष का पैसा भी अन्य खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपन ने देखा था कि ऐसा अधिशेष धन जो ट्रांसफर नहीं किया गया है तब उसका क्या होगा? मान लो आपके पास में नगर पालिका के पास में पैसा पड़ा है, उसने और कोई हेड दूसरे शीर्ष के अंदर भी ट्रांसफर नहीं किया और पैसा पड़ा भी पड़ा है, तो उस पैसे का क्या होगा? ऐसे ही पड़ा रहेगा नगर पालिका निधि के अंदर? तो बोला कि नहीं, ऐसे पड़ा रहने से क्या फायदा है, इससे अच्छा है कि उस पैसे का ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां से नगर पालिका को क्या प्राप्त हो? ब्याज प्राप्त हो। अच्छा, ब्याज कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो जैसे अपन ने बोला लोक प्रतिभूतियां, जैसे एफडी करवा दी, या जो डाकघर की लघु बचत स्कीम है वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया, या अनुसूचित जो श्रेणी के बैंक हैं, जो यानी सरकारी बैंक होते हैं, राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मान्यता प्राप्त बैंक होते हैं, वहां पे उस पैसे को क्या किया जा सकता है? जमा किया जा सकता है। यानी जो अधिशेष पैसा बच गया है, नगर पालिका अपनी निधि में नहीं रखकर उसको पैसे को कहां रख देगी? बैंक के अंदर रख देगी। अब बैंक के अंदर भी कहां रखेगी? तो एक तो बैंक जो सरकारी बैंक होते हैं उनमें जमा करा देगी, ताकि उसके ऊपर उसको क्या मिलने लग जाए? ब्याज मिलने लग जाए। क्या सर कोई प्राइवेट बैंक खुल गया उसमें जमा? नहीं, उसके अंदर जमा नहीं कराया जा सकता, ठीक है। जो अनुसूचित श्रेणी का बैंक है उसी में जमा होगा, या जो डाकघर की लघु बचत स्कीम है उसके अंदर जमा हो जाएगा। लोग सरकारी प्रतिभूतियों के अंदर एफडी करवा सकती है, यानी कुछ भी कर सकती है सरकार, उससे नगर पालिका को उससे क्या होना चाहिए? ब्याज प्राप्त होना चाहिए। ऐसा माना गया है कि नगर पालिका को उस पैसे से कुछ क्या मिलता रहे? ब्याज मिलता रहे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से हुए लाभ हानि की खातों में क्या की जाएगी? एंट्री की जाएगी। बिल्कुल, आपने मान लो पैसा जमा करा दिया, आपने मान लो क्या कर दिया, आपने बैंक के अंदर जमा करा दिया, मान लो एफडी की जमा करा दी, 1 करोड़ की एफडी है। अब 1 करोड़ की एफडी है, उसके ऊपर आपको ब्याज में मिलेगा, और ब्याज मिल रहा है तो नगर पालिका को कितना ब्याज मिला है, तो ये ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि उसका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो। उसकी खातों में क्या होनी चाहिए? एंट्री होनी जरूरी है कि साहब नगर पालिका को इस महीने जो 1 करोड़ रुपए जमा कराए थे उससे इतना ब्याज प्राप्त हुआ, अगले महीने इतना प्राप्त हुआ, अगले महीने इतना प्राप्त हुआ। यानी सारा का सारी चीजों का आपको क्या रखा जाएगा? रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके बारे में धारा बात करती है। तो इन धाराओं के हेडिंग्स को आपको क्या रखना है? जरूर याद रखना है। अगला देखते हैं अपन, धारा 87, नगर पालिका का बजट प्राचलन तैयार करना। अपन बात कर रहे हैं बजट के बारे में। अब किसकी बात हो रही है? बजट प्राक्कलन। प्राक्कलन है, यहां पे क्या चीज आएगी? नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना, यानी बजट के अंदर क्या क्या आएगा? बजट के बारे में कौन सी धारा बात कर रही है? तो बजट के अंदर कौन सी धारा बात कर रही है? 87 बात कर रही है। बजट के अंदर क्या क्या आएगा? तो बजट के अंदर एक तो नगर पालिका की वास्तविक आय और व्यय का क्या होगा? एस्टिमेट होगा। प्राक्कलन का मतलब होता है एस्टिमेट होना, यानी कि नगर पालिका को कितनी आय होगी। 3 साल का बजट के अंदर विवरण कितने साल का होता है? 3 साल का। एक पिछला वर्ष जो चला गया, एक वर्तमान वर्ष और एक आगामी वर्ष के क्या होते हैं? जो आय व्यय के जो गुणा भाग होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, वो रखे जाते हैं, ठीक है। एक क्या होगा? विभिन्न लेखा शीर्षों के अंदर आय व्यय अलग अलग दर्शाई जाएगी, ताकि पता लगना चाहिए ना कि कौन से लेखा शीर्ष में कितना पैसा आया, कितना कहां खर्च हुआ। इन सारा अलग अलग रिकॉर्ड रखेंगे तो प्रॉपर अपन बता सकते हैं नगर पालिका घाटे में चल रही है या नफे में चल रही है। तो सारे ये रिकॉर्ड का क्या रखा जाए? अलग अलग क्या रखा जाएगा? उस बजट के अंदर विवरण रखा जाएगा। नगर पालिका द्वारा उगाए जाने वाले, ठीक है, कर और उपकरों की दरों का वर्णन होगा। साहब नगर पालिका कौन कौन से कर उगाएगी, कितने कर लेगी, उन करों की जो दर है, ठीक है, कितना % रहेगा, वो सारी की सारी चीजों का क्या होगा? बजट में वर्णन होगा। अगला क्या होगा? अगले वर्ष उधार ली जाने वाली राशि का भी वर्णन होगा। अगर नगर पालिका को कोई काम है, किसी कार्य के लिए जरूरत है, या नगर पालिका की वित्तीय स्थिति खराब है और नगर पालिका को कोई पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो उसके बारे में भी इस बजट के अंदर क्या होना चाहिए? वर्णन होना चाहिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, इनमें से बजट विवरण के अंदर किसका वर्णन होगा और किसका वर्णन नहीं होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर धारा 74(1) के अंदर वार्षिक विवरण तथा धारा 151 के अंदर विवरण क्या होगा? संलग्न होगा। मैंने आपको धारा 74 पढ़ाई है और मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका के अंदर ईओ का कर्तव्य होगा कि नगर पालिका बनने के 1 साल के भीतर भीतर तो उसे क्या करना होगा? सारी जो स्थावर संपत्तियां नगर पालिका की, उसका रिकॉर्ड निदेशक स्थानीय निकाय को भेजना होगा। और फिर मैंने ये भी बताया था कि उन जो स्थावर संपत्ति है उसमें कोई भी चेंजेस होता है, कोई संपत्ति खरीदी गई है या कोई बेची गई है, तो उन सारे का हर साल रिकॉर्ड बना के बजट के साथ में संलग्न करके पेश करना होगा। तो यही वही धारा आ गई, धारा 74(1),
वार्षिक विवरण, यानी आपकी जो संपत्ति है नगर पालिका की उसमें कोई कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है, कौन सी संपत्ति, स्थावर संपत्ति, उसका वार्षिक विवरण तैयार करके बजट के साथ में संलग्न करना होगा। धारा 151 के अंदर तो ये आपने सिलेबस में भी नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना कि धारा 151 का जो पॉइंट है उसका भी जो वर्णन है वो भी यहाँ पे संलग्न होगा। इतना सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अपन बात करें किसकी, बजट की, बजट प्राक्कलन। तो बजट प्राक्कलन के बारे में बात करें, अब बजट प्राक्कलन में क्या क्या चीजें होगी उनके बारे में अपन ने बात कर ली है। इसके बाद में आपको थोड़ा देखना, ध्यान देना है कि बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के निम्न में से कोई प्रस्ताव शामिल नहीं होगा। वीआईपी लगा लेना, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा गया है और पूछा जाएगा कि राज्य सरकार के अनुमति के बिना इनमें से कोई प्रस्ताव क्या नगर पालिका अपने बजट के अंदर शामिल कर सकती है क्या? नहीं। कोई भी ये जो प्रस्ताव है, ये जितने भी हैं, ये शामिल अगर बजट में करने हैं तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति चाहिए होगी। उसके बिना परमिशन के नगर पालिका बजट में ऐड नहीं कर सकती है। कौन कौन से, कि साहब नए पदों का क्या हो गया, सृजन हो रहा है, या रिक्त पदों को क्या करना है, भरना है। यानी नगर पालिका के अंदर कोई नया पद सृजित करना है तो क्या नगर पालिका अपनी मर्जी से कर देगी क्या? नहीं। उसके लिए परमिशन किसकी चाहिए? राज्य सरकार की। या कोई नई भर्ती लानी हो तो नगर पालिका के अंदर मान लो अस्थायी भर्ती लानी है, कोई संविदा भर्ती लानी है, क्या नगर पालिका अपनी मर्जी से कर देगी क्या? नहीं। उसके लिए किसकी पूर्व अनुमति चाहिए होगी? राज्य सरकार की। तभी वो बजट के अंदर इसके बारे में बात कर सकती है। उसके अलावा जैसे नए वाहन खरीदने, ठीक है, तो इसके लिए भी क्या अपनी मर्जी से होगा। मान लो आप ईओ बन गए और आपने देखा कि यार गाड़ी तो पुरानी है और मुझे क्या चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए। आपने अध्यक्ष महोदय को बोला कि सर ये जो बजट तो आप ही बनाओगे, और बोला कि साहब आप बजट बनाने के दौरान बोल दिया हम नई गाड़ी खरीद रहे हैं, और हमने नई गाड़ी क्या ले ली, स्कॉर्पियो एन ले ली, और नगर पालिका के अंदर आपने अपने लिए बजट के अंदर प्रावधान कर लिया। क्या ऐसा कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार की क्या चाहिए होगी? पूर्व अनुमति चाहिए होगी। अपनी मर्जी से बजट के अंदर ये खर्चा ऐड नहीं कर सकते। और क्या हो गया, स्थावर संपत्तियों का क्रय करना हो, आप नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोई स्थावर संपत्ति लेते हो तो किसकी पूर्व अनुमति चाहिए होगी? उसकी अनुमति किसको लेनी होगी? राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही लिया जा सकता है। ऐसे मनमर्जी से नगर पालिका स्थावर संपत्ति नहीं ले सकती है। उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा है कि कोई प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को क्या देना है, दान देना है। नगर पालिका को लगा, मान लो कि मिली भगत करनी है, बेईमानी करनी है, कुछ भी करना हो, नगर पालिका को लगा कि साहब अपनी ये जो संपत्ति है, पार्क है, और पार्क को मैं क्या देना चाहता हूँ, कोई स्कूल को दान देना चाहता हूँ। संस्था होगी, प्राइवेट संस्था, बच्चे यहाँ खेलेंगे, उनका भला हो जाएगा। नहीं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई संपत्ति देनी है, चाहे प्राइवेट व्यक्ति को दो या प्राइवेट संस्था को दो, इसके लिए बजट में प्रावधान भी करना है तो आपको सबसे पहले किसकी अनुमति लेनी होगी? राज्य सरकार की पूर्व अनुमति होगी, तभी ये सारे प्रावधान है इनका बजट के अंदर प्रवेश करवा सकते हो, अन्यथा प्रवेश नहीं होगा या उल्लेख नहीं किया जा सकता या उन्हें मेंशन नहीं करवाया जा सकता। कहने का मतलब है ये सारे जो चीजें हैं इनको बजट में लेना है तो पहले किसकी परमिशन चाहिए? राज्य सरकार की परमिशन चाहिए। अच्छा, इसके बाद में आगे क्या प्रक्रिया रहती है बजट की? तो देखो, बजट की प्रक्रिया के अंदर आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीआईपी की पावर 10 लगा लो। मुख्य नगर पालिका अधिकारी मतलब ईओ या सीएमओ, मतलब आप ही नगर पालिका का क्या बनाओगे? बजट बनाओगे। कितनी तारीख से पहले पहले आपको क्या करना होगा? बजट बनाना होगा। तो प्रत्येक वर्ष जब 15 जनवरी से पहले पहले आपको क्या करना होगा? बजट प्राक्कलन तैयार करना होगा। मतलब आपकी इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर आप जा रहे हो कि आपको पूरे जो नगर पालिका क्षेत्र है उसका बजट कौन तैयार करोगे? आप तैयार करोगे। आपका बजट तैयार करा हुआ ही सब कुछ होगा। आपने जो खर्चा बोल दिया वो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, कितनी तारीख से पहले पहले? तो ये तारीख इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछेगा 15 जनवरी, 10 जनवरी, 31 जनवरी। तो यानी ईओ किस डेट से पहले बजट प्राक्कलन तैयार करेगा? 15 जनवरी से पहले पहले बजट प्राक्कलन तैयार कर दिए। अब जो बजट प्राक्कलन तैयार हो गया या बजट हो गया तैयार, इस बजट का क्या किया जाएगा? तो कार्यपालक समिति अपन ने पढ़ी थी, धारा 55 के अंतर्गत अपन ने एक समिति पढ़ी थी, कार्यपालक समिति सबसे शक्तिशाली समिति होती है। ये कार्यपालक समिति द्वारा 31 जनवरी से पूर्व है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी डेट ध्यान रखना, 31 जनवरी से पूर्व है, ठीक है। कार्यपालक समिति की परमिशन के ऊपर कार्यपालक समिति की क्या होगी? अनुमति होगी 31 जनवरी से पहले। ये अध्यक्ष नगर पालिका कौन हो गया? अध्यक्ष। बजट को कहां रखेंगे? नगर पालिका के समक्ष पेश करेंगे, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कार्यपालक समिति की अनुमति बोल दो, या कार्यपालक समिति की जो निर्धारित डेट है ये भी बोल सकते हो। कार्यपालक समिति द्वारा 31 जनवरी से पूर्व जो निर्धारित डेट होगी, मान लो कार्यपालक समिति है और कार्यपालक समिति ने मान लो डेट डिसाइड कर दी और कार्यपालक समिति ने बोल दिया कि साहब 20 दिसंबर को आप 20 दिसंबर को या 20 जनवरी को आपको बजट पेश करना है, अध्यक्ष को बोला। तो अब बजट कब पेश किया जाएगा? 20 जनवरी को पेश किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कार्यपालक समिति ने बोल दिया कि बजट तो मान लो 14 जनवरी को पेश होगा
और डेट दे दी 14 जनवरी से पहले, इसमें लिखा भी गया है कि 31 जनवरी से पहले, तो क्या बजट पेश हो जाएगा क्या? नहीं, बजट पेश नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि बजट तैयार ही नहीं हुआ है। बजट 15 जनवरी से पहले बजट तैयार होगा। बजट ईओ साहब तैयार करेंगे 15 जनवरी से पहले, तो बजट तैयार ही हुआ ही नहीं है। तो कहने का मतलब है 15 जनवरी से पहले बजट अगर तैयार हो गया है तो 31 जनवरी से पहले जो भी कोई तारीख कार्यपालक समिति निर्धारित कर देती है, उस तारीख को अध्यक्ष द्वारा किसको पेश किया जाएगा? नगर पालिका के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। तो थोड़ा यहां से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डेट डिसाइड कौन करेगा? कार्यपालक समिति करेगी कि कब बजट पेश होगा। बजट को रखेगा कौन? तो अध्यक्ष रखेगा। बजट को कौन रखेगा? नगर पालिका के समक्ष अध्यक्ष रखेगा। बजट को तैयार कौन करेगा? बजट को ईओ तैयार करेगा या सीएमओ तैयार करेगा। प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से पहले पहले नगर पालिका को बजट पारित करवाना होगा। बजट होता है, उसके ऊपर नगर पालिका की बैठक चलती है, उसके अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष होते हैं, वो वाद विवाद भी करते हैं, विचार विमर्श भी होता है, ये पैसा कौन सा है, कहाँ खर्च होगा, सारी चीजें हैं। तो ये सारी प्रक्रिया कितने दिन से पहले पहले हो जानी चाहिए? तो ये बोला गया है कि 15 फरवरी से पहले पहले बजट पारित कर लेना चाहिए। 15 जनवरी से पहले तैयार होगा, 31 जनवरी से पहले कार्यपालक समिति द्वारा डिसाइड डेट को अध्यक्ष पेश करेगा और 15 फरवरी से पहले पहले बजट क्या हो जाना चाहिए? पारित हो जाना चाहिए। अगली धारा की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगली धारा है 88, नगर पालिका द्वारा बजट प्राक्कलनों को मंजूरी। ठीक है, जो बजट प्राक्कलन यानी बजट तैयार हो गया, उस बजट को मंजूरी के लिए क्या बात की गई है? तो उसके लिए बोला गया है कि नगर पालिका प्रतिवर्ष 15 फरवरी तक क्या करेगी? बजट पारित करके, यानी बजट को क्या कर लेगी? स्वीकार कर लेगी। बजट पारित भी कर दिया है और बजट को क्या कर लेना है? स्वीकार कर लेना। पारित करने के बाद में बजट को स्वीकार कर लेना है। उसके बाद में एक प्रति किसको पेश की जाएगी? राज्य सरकार को। किसके द्वारा? निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से भेजेगी। यानी नगर पालिका की ड्यूटी रहेगी कि बजट की एक कॉपी किसको भेजेगी? निदेशक स्थानीय निकाय को, और निदेशक स्थानीय निकाय इस प्रति को किसके समक्ष रखेगा? राज्य सरकार के समक्ष रखेगा। तो कहने का मतलब है कि नगर पालिका के बजट की एक प्रति किसके पास में जाएगी? निदेशक स्थानीय निकाय के थ्रू राज्य सरकार के पास में। और ये ड्यूटी किसकी रहती है? ईओ साहब की ड्यूटी रहती है बजट को पेश, इसको नगरीय स्थानीय निकाय, ये निदेशक स्थानीय निकाय को भेजना होगा। ठीक है, राज्य सरकार चाहे, अब राज्य सरकार के पास में आपका बजट चला गया है, ठीक है, कि नगर पालिका ने बजट सही बनाया है, गलत बनाया है, तो राज्य सरकार चाहे तो आपका जो बजट है उसके अंदर परिवर्तन भी कर सकती है, उसके अंदर कोई संशोधन भी कर सकती है। मान लो आपने कोई खर्चा अलॉट कर दिया और राज्य सरकार के पास में बजट गया, राज्य सरकार ने बोला हटाओ इसको, ये फालतू का खर्चा है, तो ये सरकार ने क्या कर दिया? आपका जो खर्चा, आपने तो बहुत अच्छे से बजट बनाया, लेकिन सरकार उस परिवर्तन को, उसमें परिवर्तन कर सकती है। या सरकार ने, आपने बोला कि साहब हम 1000 करोड़ रुपए को परियोजना लेके आ रहे हैं या 1000 करोड़ रुपए की परियोजना लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो नगर पालिका की है जो उसके अंदर संशोधन कर सकती है और बोल दिया कि इसको 200 करोड़ रुपए ही करो। तो कहने का मतलब है कि राज्य सरकार उसको परिवर्तित भी कर सकती है और राज्य सरकार उसमें संशोधन भी कर सकती है नगर पालिका द्वारा बनाए गए बजट को। ठीक है, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वीआईपी लगा लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई नगर पालिका बजट पारित करने में विफल रहती है, अगर नगर पालिका ने बजट पारित नहीं किया है, बजट पारित नहीं किया है, तो फिर क्या होगा? तब ईओ की जिम्मेदारी रहती है, सीएमओ, सीएमओ या ईओ बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ बजट को राज्य सरकार के समक्ष पेश करेगा 28 फरवरी तक। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 डेटें आपको ध्यान रखनी है। वापस बता देता हूं, 87 के अंदर ईओ बजट कब तक बनाएगा? 15 जनवरी से पहले पहले बना लेगा। जो ईओ ने बजट बनाया है उसको नगर पालिका के समक्ष कब रखा जाएगा? तो 31 जनवरी से पहले पहले रखा जाएगा। कौन डेट डिसाइड करेगा? कार्यपालक समिति करेगी कि 31 जनवरी से पहले पहले कोई सी डेट को नगर पालिका के समक्ष रख देंगे। अब इस नगर पालिका को, नगर पालिका के समक्ष इस बजट को कौन रखेगा? नगर पालिका के अध्यक्ष रखेंगे। ठीक है, और वहां से उस बजट को कितनी तारीख से पहले पहले पारित हो जाना चाहिए? 15 फरवरी से पहले पहले पारित हो जाना चाहिए। लेकिन ये सारी प्रक्रिया नहीं हुई तो अब क्या होगा? तब ईओ की जिम्मेदारी होगी कि वह नगर पालिका का बजट 28 फरवरी से पहले पहले किसके पास में पेश करेगा? राज्य सरकार के पास में पेश करेगा। ये सीएमओ या ईओ बोल दो, उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। अगली धारा है 89, जो बजट अनुदान है उसको परिवर्तित करने की शक्ति है। यानी बजट के अंदर जो कोई भी प्रावधान किए उसे क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कब होगा? तो नगर पालिका की वित्त समिति, अपन ने अभी पढ़ी थी, कार्यपालक समिति भी धारा 55 में, और यहाँ पे वित्त समिति भी कौन सी धारा में है? 55 में है। तो वित्त समिति की सिफारिश पर नगर पालिका की साधारण बैठक के अंदर मंजूरी के बाद में नगर पालिका चाहे तो बजट अनुदानों को क्या कर सकती है? परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, नगर पालिका ने कोई बजट अनुदान दिया था, उसके अंदर उस मात्रा को क्या करना है? चेंज करना है। क्या नगर पालिका अपनी मर्जी से चेंज कर देगी? क्या ईओ साहब अपनी मर्जी से चेंज कर देंगे क्या बजट पारित होने के बाद में? नहीं, पारित होने के बाद में चेंज हो सकता है, लेकिन किसकी सिफारिश के ऊपर होगा? तो अपन बोलेंगे वित्त समिति की सिफारिश के ऊपर होगा। नगर पालिका की साधारण जो बैठक होती है, साधारण सभा की बैठक, कौन सी बैठक? साधारण सभा की बैठक।
नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक के अंदर इसको क्या दी जाएगी, मंजूरी दी जाएगी। ऐसे नहीं है कि वित्त समिति ने सिफारिश कर दी ऐसे ही रख दो, नहीं, ये जो प्रस्ताव है अनुदान चेंज करने का, इसको कहां रखना होगा, नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में रखना होगा, वहां पे ये पास होगा, तब ये क्या माना जाएगा, माना जा सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है कि एक शीर्ष का पैसा दूसरे शीर्ष में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे क्या हो गया, सड़क का पैसा किसके निर्माण में खर्च हो गया, पार्क निर्माण में खर्च हो गया। या जैसे क्या हो गया, अतिरिक्त बजट अनुदान भी क्या किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। मान लो कोई पैसा कम पड़ रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो यहाँ पे भी ये नियम लागू होता है। कौन सी धारा के तहत, 89 के तहत। किसकी सिफारिश के ऊपर, वित्त समिति की सिफारिश के ऊपर। कौन रखेगा, नगर पालिका के अंदर साधारण सभा के अंदर इसकी मंजूरी के बाद में ये चेंजेस हो सकते हैं, ऐसे चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगली लास्ट धारा अपन देखते हैं इस चैप्टर की। तो लास्ट धारा का नाम है धारा 89 है। धारा पहले अपने पढ़ी थी 89, अब किसकी बात करें, 89 ए की। 89 ए क्या कह रही है, नगरीय गरीबों के लिए आधारभूत सेवा निधि का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसे कब जोड़ा गया, 2011 में जोड़ा गया। बात ये कह रही है, धारा 89 ए कह रही है जोड़ा कब गया, 2011 में। और बोला कि जो नगरीय गरीब हैं उनके लिए हम क्या बनाएंगे, एक आधारभूत सेवा निधि के नाम से अलग से एक फंड बना देंगे। कहने का मतलब है कि हम कुछ पैसा होगा उसको अलग रखेंगे और उस पैसे का यूज किसके लिए होगा, सिर्फ नगरीय गरीबों के लिए होगा। अच्छा, ये पैसा कितना होगा, तो ये बोला गया नगर पालिका के बजट का कम से कम, एग्जाम के अंदर आएगा, ध्यान रखना, प्रति वर्ष कुल बजट का कम से कम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कम से कम 25% हिस्सा, वीआईपी रख लेना इसके ऊपर। कम से कम वो पूछ सकता है 20% भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है 30%, वो पूछ सकता है 15%। तो आपको ध्यान रखना है कम से कम, इससे ज्यादा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे कम हो सकता है क्या, नहीं, इससे कम नहीं हो सकता। इतना हिस्सा किसके लिए आरक्षित रखना होगा, जो आधारभूत निधि है नगरीय गरीबों के लिए, उसके लिए रखना होगा। यानी आपके पास में, नगर पालिका के पास में बजट के अंदर 100 रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 100 रुपए में से कम 25 रुपए वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फंड में रखेगी, नगरीय जो गरीब है उनके लिए जो आधारभूत सेवा निधि है उसके अंदर रखेगी, बाकी पैसा अलग कामों के लिए होगा। अच्छा, ये पैसा कहां रखा जाएगा, तो ये पैसा राष्ट्रीय बैंक में खाता खोल के रखा जाएगा। मतलब ये पैसा क्या रखेगी, नगर पालिका निधि में भी रख सकती है, अगर निधि में नहीं रखे तो कहां रखेगी, तो ये पैसा रख सकती है राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोल के। अच्छा, ये जो पैसा होगा, ये पैसा किस नाम से जाना जाएगा, नगरीय गरीब आधारभूत सेवा निधि के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये पैसा कौन से फंड में रखा जाएगा, नगरीय गरीब आधारभूत सेवा निधि के नाम से देखा जाएगा। अच्छा, ये पैसा कैसा होगा, वीआईपी है, नॉन लैप्सेबल फंड होगा, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाएगा कि ये पैसा कैसा है, तो ये पैसा नॉन लैप्सेबल फंड है। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैसा है अगर नगर पालिका खर्च नहीं कर पाती है, मान लो 25% रखा, मान लो नगर पालिका का बजट है 1 करोड़, 1 करोड़ बजट में कम से कम कितने रुपए रखने होंगे, 25 लाख। अब ये 25 लाख किसके ऊपर खर्च होंगे, नगरीय गरीबों के ऊपर खर्च होंगे। लेकिन सपोज करो कि नगर पालिका ने पैसा खर्च कितना कर दिया, 20 लाख खर्च कर दिया, अब पैसा बच गया कितना, 5 लाख। तो क्या ये 5 लाख रुपए लैप्स हो जाएंगे क्या, मतलब ये वापस सरकार के पास में चले जाएंगे क्या, नहीं, ये पैसा क्या होंगे, नॉन लैप्स होंगे, मतलब नगर पालिका के पास में ही स्टोर रहेंगे, अगली बार इसमें और ऐड हो जाएंगे। मतलब 25 तो ये होंगे, 5 लाख जो पुराने बच गए वो ऐड हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन लैप्सेबल फंड है, मतलब ये लैप्स नहीं होगा, अगर खर्च नहीं कर पाते हो तो भी उसके अंदर जुड़ा हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपके डाटा मिलता है प्रतिदिन, आपको मान लो 1.5 GB डाटा मिलता है, आप रात 12 बजे तक यूज कर लेते हो, ठीक है, क्या वो डाटा अगले दिन के लिए जुड़ता है क्या, नहीं जुड़ता, मतलब वो क्या हो गया, लैप्स हो गया। यहाँ पे इस पैसे के अंदर ये है कि अगर उस 1 साल के अंदर नगर पालिका वो खर्च नहीं करती है, वो पैसा अगले साल जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये पैसा किसके लिए खर्च किया जाएगा, तो ये पैसा क्या किया जाएगा, नगरीय गरीबों के लिए। अब नगरीय गरीबों के लिए क्या होगा, नगरीय गरीबों के लिए इस पैसे से क्या होंगे, उनके लिए आवास निर्माण हो जाएंगे, पुरानी जो जर्जर बस्तियां उनका क्या होगा, पुनर्विकास किया जा सकता है, स्वच्छ जल की उनको क्या की जा सकती है, आपूर्ति की जा सकती है, सामुदायिक शौचालयों का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, गंदी बस्तियों में स्ट्रीट लाइट लगाई जा सकती है। ये सारे के सारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका संबंध किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, नगरीय जो गरीब हैं उनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी ये जो सारा पैसा है नगरीय गरीबों के ऊपर खर्च होना चाहिए। प्रयास बहुत अच्छे हैं, सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इसको धरातल के ऊपर उतारना शायद मेरे हिसाब से मुश्किल है। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, बस बातें की जाती है, बोला गया है 25% रुपया खर्च करना है, 25% पैसा खर्च होगा, इन चीजों पे खर्च होगा। हालांकि वास्तविकता शायद कुछ और ही है, पर अपने को पढ़ना है कि इन कामों के ऊपर ये पैसा खर्च हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कब जोड़ा गया है यह भी ध्यान रखना है, 2011 में इसे जोड़ा गया है, ये एक अलग होगा, नॉन लैप्सेबल फंड होगा। ठीक है, इस प्रकार आज का अपना ये जो लेसन है, धारा अध्याय 5 है, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अगली क्लास के अंदर अपन धारा अध्याय जो 7 है वो शुरू करेंगे। प्लीज आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।